सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वर्गीकी का पहला वीडियो समाप्त कर लिया है और यह वर्गीकी का दूसरा भाग अर्थात दूसरा वीडियो है और इसमें हम वर्गीकी चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने संघ आर्थ्रोपोडा को पढ़ा था और यहीं से हम लोगों ने वीडियो को समाप्त किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारा अगला टॉपिक है एरेक्निडा वर्ग और एरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मकड़ियाँ किस संघ के अंतर्गत आती हैं? तो मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ी, बिच्छू तथा बरूथी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो मकड़ी, बिच्छू तथा बरूथू एरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के एरेक्निड्स या फिर एरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी टांगें होती हैं अर्थात कुल 8 टांगें होती हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? तो मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं, इसलिए मकड़ी कीट से भिन्न होती है। अगर कीटों की बात करें तो कीटों में कितनी जोड़ी पैर पाए जाते हैं? तो 3 जोड़ी अर्थात 6 टांगें पाई जाती हैं और वहीं मकड़ी में 8 टांगें, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को गौसमीर रेशम कहते हैं। क्या कहते हैं? गौसमीर रेशम। इस वर्ड को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन के उपरांत नर को मार देती है? तो मकड़ी में यह घटना पाई जाती है जिसमें जो मादा होती है वह मैथुन के उपरांत नर को मार देती है। अगला प्रश्न है, डैडी लॉक लेग्स किसका उपनाम है? तो सेलर मकड़ी को डैडी लॉक लेग्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो टिक और माइट मकड़ी वंशी जीव होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संघ मोलस्का और चलिए संघ मोलस्का से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। संघ मोलस्का के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुक जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है और सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, मोलस्का संघ के जंतुओं को मोलस्का क्यों कहा जाता है? तो इनके शरीर जो है कोमल होते हैं और जिस कारण इनको मोलस्का कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसका शरीर प्रायः एक कवच से ढका रहता है? तो मोलस्का संघ के जंतुओं का जो शरीर है प्रायः एक कवच से ढका रहता है। अगर उदाहरण की बात करें तो आप लोगों ने घोंघा को देखा होगा या फिर सीप को देखा होगा। ये सब क्या हैं? ये सब हैं मोलस्का संघ के प्राणी। अगर आप एक एग्जाम्पल लेके इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप जल्दी याद कर पाएंगे इन तथ्यों को। हमारा अगला प्रश्न है, मोलस्का संघ में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मोलस्का संघ में विकसित प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके कारण मोलस्का संघ के जंतुओं का रक्त लाल, हरा, नीला या फिर रंगहीन होता है? तो होमोसैसिन के कारण जो मोलस्का प्रजाति के जंतु हैं उनका रंग किसी किसी का लाल होता है, किसी का हरा होता है, किसी का नीला होता है या फिर किसी में कोई रंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, घोंघा, ऑक्टोपस जिसको कि डेविल फिश कहते हैं या फिर सीपियाँ जिसको कि कटल फिश कहते हैं, सीप, काइटन, ऑयस्टर तथा नेटिलस किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मोलस्का के मुंह में एक रेती जैसी तेज खाने वाला अंग होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो मोलस्का के मुंह में एक रेती जैसा खाने वाला अंग होता है जिसको कि रेडुला कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा जो है वह बदल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कर्णसीपी क्या होता है? तो एक कर्णसीपी एक भक्षणी समुद्री घोंघा होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है अर्थात मोलस्का है। क्यों? क्योंकि मोलस्का प्रजाति के जानवरों का जो त्वचा होता है क्या होता है? मुलायम होती है। अगला है, ऑक्टोपस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस अभी मैंने बताया कि मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है? तो ऑक्टोपस का रंग नीला रंग का होता है क्योंकि मोलस्का संघ के जंतुओं का रंग नीला, लाल या फिर रंगहीन भी होता है। तो इस प्रकार जो ऑक्टोपस है उसका खून का रंग नीला होता है। अगला है, जब एक कटल फिश या फिर सीपियाँ जब एक कटल फिश को
जब एक कटल फिश को एक मोलस्का के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण किस स्तर में स्थिर हो जाता है? तब यह वर्गीकरण संघ के स्तर में स्थिर हो जाता है। उसके बाद का वर्गीकरण नहीं कर पाते हम लोग इसमें। क्यों? क्योंकि उनके जो गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अगला है आइस्टर किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आइस्टर जो है वह मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है मोती किससे प्राप्त होता है? तो पर्ल ओइस्टर या पिंक टैडा नामक जानवर से या फिर जंतु से जो मोती है वह प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो स्क्विड जो है वह सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है और जिसकी लंबाई 12 से 14 मीटर तक होती है। हमारा अगला टॉपिक है संघ इकाइनोडर्मेटा और संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं जिनका शरीर कांटेदार होता है? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं वह सभी समुद्री होते हैं और जिनका शरीर कांटेदार होता है। हमारा अगला प्रश्न है स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्ची, सिकुकुम्बर जिसको कि समुद्री खीरा कहते हैं तथा समुद्री लिली किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो हैं इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि स्टार फिश या फिर ब्रिटल फिश इनमें से किसी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किस संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं? तो शूलचर्मी या फिर इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं वह जो है समुद्र में मुक्त जीवन जीते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी है? तो तारा मछली या फिर स्टार फिश जो है वह केवल समुद्र में पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला है सितारे नुमा सितारा मछली किस संघ की जंतु है? तो सितारे नुमा सितारा मछली या फिर स्टार फिश जो है वह इकाइनोडर्मेटा संघ की जंतु है। अगला है किसमें जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है? तो समुद्री जो खीरा होता है उसमें जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। हमारा अगला संघ है संघ कार्डेटा और संघ कार्डेटा के अंतर्गत पहला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस संघ के जीवों में एक पृष्ठरज्जु या फिर नोटोकॉर्ड जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है? तो जो कॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं उनमें एक पृष्ठरज्जु जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाएगी। भले ही कुछ दिन बाद वह विलुप्त हो जाए लेकिन वो पाई जरूर जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है किसमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो कॉर्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किसमें ग्रसनीय फ्लोएम दरारें, प्रतिपृष्ठ हृदय, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता है? तो कॉर्डेटा के जंतुओं में ग्रसनीय फ्लोएम दरारें, प्रतिपृष्ठ हृदय, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है संघ कॉर्डेटा एक बड़ा संघ है जिसे पुनः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो संघ कॉर्डेटा को कुल 13 वर्गों में बांटा गया है। हमारा अगला टॉपिक है मत्स्य वर्ग और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। और वहीं पूछा जाए कि मनुष्यों का हृदय कितने कक्ष का होता है? तो 4 कक्षी होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है किस वर्ग में 2 कक्षीय हृदय और केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो मत्स्य वर्ग में केवल 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है और केवल उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है रोहू के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो रोहू के हृदय में भी 2 कक्ष होते हैं क्योंकि मछली है तो मछली के हृदय में क्या होंगे? 2 कक्षीय होंगे। हमारा अगला प्रश्न है कौन श्वसन क्रिया के लिए फ्लोएम या फिर गलफड़े द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? तो मत्स्य वर्ग के जो जंतु हैं वह फ्लोएम या फिर गलफड़े द्वारा जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे अपना श्वसन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मछलियों में श्वसन सामान्यतः किससे होता है? तो मछलियों में श्वसन गलफड़े द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कौन असमतापी होते हैं तथा अंडे देते हैं? तो मत्स्य वर्ग के जो जीव होते हैं वह असमतापी होते हैं तथा अंडे देते हैं। अच्छा, असमतापी जंतु क्या होते हैं? तो ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर के ताप को एडजस्ट नहीं कर पाते वे असमतापी होते हैं। और समतापी जंतु क्या होते हैं? जो वातावरण के अनुसार अपने जो शरीर का ताप है उसको एडजस्ट या फिर समायोजित कर लेते हैं। तो अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य क्या है? तो मनुष्य समतापी जंतु है। अगला है किसका शरीर धारा रहित होता है?
तथा बाह्य सल्क पाए जाते हैं। तो मत्स्य वर्ग का जो शरीर है वह धारारेखित होता है और उसमें बाह्य सल्क पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टॉर्पीडो, शार्क, रोहू, हिप्पोकैम्पस, डॉगफिश तथा कैटफिश किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? टॉर्पीडो, शार्क, रोहू, हिप्पोकैम्पस और डॉगफिश तथा कैटफिश। अगला है, कौन सबसे जहरीली मछली है? तो सबसे जहरीली मछली पफ्फर मछली है। पफर मछली, पफर मछली जो है सबसे जहरीली मछली होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ कैसे जीवित रह सकती हैं? तो क्योंकि तलों का निकट का पानी नहीं जमता, इसलिए जो मछलियाँ हैं वह जीवित रहती हैं। जैसे कि मान लेते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, वहाँ के जल का ऊपरी भाग तो जम जाता है, लेकिन नदी का निचला भाग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैसे ही बना रहता है। तो जीव क्या करते हैं, नदी के तल में आ जाते हैं और जिंदा रहते हैं। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाल देने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? तो जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले सकती। क्योंकि मछलियों में श्वसन प्रक्रिया गलफड़े द्वारा होती है और गलफड़े की यह प्रक्रिया होती है कि वह जल में घुलित ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं और बाहर निकालने पे जल में घुली ऑक्सीजन नहीं होती और वह वातावरण के ऑक्सीजन से सांस नहीं ले सकते। अगला है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती है, उसमें केवल उपास्थि या फिर कार्टिलेज होता है और उसी से उसका शरीर बना होता है। अच्छा, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज देखने में तो हड्डी जैसा लगेगा लेकिन हड्डी नहीं होता है। यह मुलायम होता है और लचकदार होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे कान में है। जो हमारे कान में तनी हुई चीज़ें होती हैं वह हड्डी नहीं है, वह कार्टिलेज ही हैं। अगला प्रश्न है, डॉगफिश किस वर्ग से संबंधित है? तो डॉगफिश मत्स्य वर्ग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सॉल्मन क्या है? तो सॉल्मन एक प्रकार की मछली है। अगला प्रश्न है, अस्थिल मछलियों में आमतौर से क्या विद्यमान होता है? तो अस्थिल मछलियों में आमतौर से वाताशय उपस्थित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपास्थि सम मछलियों में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो उपास्थि सम मछलियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन एक वास्तविक मीन या फिर मछली है? तो कैटफिश जो है वह एक वास्तविक मछली है। आपको कई नाम दे दिए जाएंगे, तो अभी मैंने ऊपर मछलियों के नाम बताए, उनमें से कोई एक होगा वही सही होगा, बाकी सब मछली नहीं होंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि मछलियों के नाम वाले कौन से जंतु मछली नहीं है? तो देखिए इनका नाम देखने में मछली का लगेगा लेकिन ये मछली नहीं है। जैसे स्टारफिश, ये मछली नहीं है। जेलीफिश, ये भी मछली नहीं है। सिल्वर फिश, ये भी मछली नहीं है। कटल फिश, ये भी मछली नहीं है। हेग फिश, ये भी मछली नहीं है। डेविल फिश, ये भी मछली नहीं है। क्रेफिश, ये भी मछली नहीं है। नाम में फिश लगा है लेकिन ये सब मछली नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्रश्न ऐसे ही पूछेंगे कि इन चारों में से कोई 3 दे दिया जाएगा और एक मछली का नाम दे दिया जाएगा। पूछ दिया जाएगा कौन सी मछली है या फिर पूछ दिया जाएगा कौन सी मछली नहीं है। तो आप दोनों चीज़ों को आंसर कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा या अश्वमीन किसे कहते हैं जो एक वास्तविक रूप से मछली है? तो हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है उभयचर वर्ग, जिसको कि एम्फीबिया भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ग के जीव जल व थल दोनों जगह पाए जाते हैं? तो उभयचर वर्ग के जो जीव हैं वह जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतु को हम एम्फीबिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उभयचर वर्ग में लगभग कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? तो उभयचर वर्ग में लगभग 3000 जातियाँ पाई जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मेढक, जो कि हम लोगों ने देखा है। अगला प्रश्न है, उभयचर वर्ग के जीवों का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो उभयचर वर्ग के जीवों का हृदय 3 कक्षीय होता है, जिसमें कि 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उभयचर वर्ग के जंतु किस प्रकार के होते हैं? तो उभयचर वर्ग के जो जंतु होते हैं वह अनियत तापी या फिर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें प्रायः शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसको कि हाइबरनेशन कहते हैं, पाई जाती है? तो उभयचर वर्ग में जो है शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। हाइबरनेशन क्या होता है? किसी विशेष मौसम में ये जीव जो है वह सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं और इसी को हम हाइबरनेशन कहते हैं। कोई जीव ग्रीष्म ऋतु में जाता है, कोई शीत ऋतु में जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के जंतुओं के शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं पाए जाते हैं? तो उभयचर वर्ग के जीवों पे सल्क या फिर बाल या फिर पंख नहीं पाए जाते। हमारा अगला प्रश्न है, मेढक, दादुर, सेलामेंडर, प्रोटियस तथा हाइला, जिसको कि वृक्ष मेढक भी कहते हैं, वह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये सभी उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है, किसमें बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है? तो उभयचर में बिना ग्रंथि वाली त्वचा होती है।
अगला प्रश्न है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन जो है वह गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन जो है गलफड़ों या फिर फेफड़ों द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उभयचर में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो उभयचर वर्ग में बाह्य निषेचन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? तो कायांतरण के द्वारा, जिसको कि मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, उसके द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। मेढक के छोटे बच्चे को टैडपोल कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है, मेढक के कायांतरण में क्या होता है? तो मेढक के कायांतरण में आंत जो है वह छोटी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है वह अपनी त्वचा से सांस लेता है। यहाँ मेढक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि मेढक जो होता है वह कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड जानवर का मतलब क्या होता है? वैसे जानवर जिनका जो शरीर का ताप है वह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सरीसृप वर्ग, और सरीसृप वर्ग के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि किस वर्ग के जंतु रेंग कर चलते हैं तथा अनियततापी होते हैं? तो सरीसृप वर्ग के जो जंतु हैं वह रेंग कर चलते हैं और अनियततापी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ग के जंतुओं में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है? तो सरीसृप वर्ग में जो है सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे अनियततापी कई बार आ गया, इसको समझ लेते हैं। तो इसका मतलब भी वही होता है कि वैसे जंतु जिनका शरीर का ताप बाह्य वातावरण के अनुसार बदलता रहता है और इसको वह नियंत्रित कर पाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी त्वचा रूखी होती है क्योंकि इनमें तैलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती? तो सरीसृप वर्ग की त्वचाएं रूखी होती हैं क्योंकि इसमें तैलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती। आप सांप को देख सकते हैं, सांप का उदाहरण ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें अंतःनिषेचन होता है तथा अंडे देते हैं? तो सरीसृप में अंतःनिषेचन होता है और वो अंडे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कई बार बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन आया है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर निषेचन कैसे होता है? निषेचन दो तरह से होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि जो नर होता है वह अपना शुक्राणु मादा के अंदर प्रवेश कराता है और वहीं पे बच्चा पैदा होता है। लेकिन बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन के अंतर्गत जो पुरुष होता है उसका शुक्राणु जो है मादा के अंदर नहीं प्रवेश किया जाता, जबकि उसका जो शुक्राणु है वह मादा जीव के शरीर के बाहर ही उसके अंडे को निषेचित करता है। तो यह दोनों में अंतर है, इसको समझ लेना आवश्यक था, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट में इसको समझा दिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें त्रिकक्षीय हृदय, दो आलिंद तथा एक निलय होता है? तो सरीसृप वर्ग में त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है जिसमें कि दो आलिंद और एक निलय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्प, कछुआ, अजगर, छिपकली, मगरमच्छ तथा घड़ियाल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो सर्प, कछुआ, अजगर, छिपकली, मगरमच्छ तथा घड़ियाल ये सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडे देने वाले प्राणी को अंडज प्राणी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरिया लेसर टाइडी किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो छिपकली का जंतु वैज्ञानिक नाम सौरिया लेसर टाइडी है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दीर्घजीवी प्राणी कौन है? तो कछुआ जो है वह सर्वाधिक दीर्घजीवी प्राणी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? तो अजगर जो है वह जहरीला नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान है? तो सर्पों की विष ग्रंथियां जो हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है। मैंने बताया था समजात और समरूप अंग, तो इसको इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो किसके रूपांतरित रूप हैं? तो सांप के जो जहरीले विषदंत हैं वह जंभिका दंत के रूपांतरित रूप हैं। अगला प्रश्न है, एलापीडी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम एलापीडा नाजा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो नागराज या फिर किंग कोबरा का जो मुख्य भोजन है वह अन्य दूसरे सर्प हैं। अगला प्रश्न है, कोबरा सर्प का विष कैसा होता है? तो कोबरा सर्प का विष जो होता है वह तंत्रिकावशी होता है, जिसको कि न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो वह अपना घोंसला इसलिए बनाता है क्योंकि यह एक अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी भी करता है। तो किंग कोबरा के बारे में यह इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गेवियलिस या फिर घड़ियाल बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत की गंगा नदी में और बांग्लादेश में भी गंगा नदी प्रभावित होती है, तो दोनों में अर्थात गंगा नदी में घड़ियाल बहुतायत पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, मगरमच्छ एक सरीसृप है जिसमें कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए, यह सरीसृप होने के बाद भी इसमें 4 कक्ष होते हैं, इस वजह से इसको इंक्लूड किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला वर्ग है पक्षी वर्ग, और पक्षी वर्ग से संबंधित पहला प्रश्न है, एवीज में कौन शामिल है? तो एवीज में पक्षी शामिल है, क्योंकि पक्षी वर्ग को एवीज भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा किसमें पाई जाती है? तो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पक्षी वर्ग में भी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसका कंकाल सरंध्र तथा हल्का होता है और जो अंडे देते हैं? तो पक्षी वर्ग का कंकाल सरंध्र और हल्का होता है और यह अंडे देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म या नियत तापी होता है? तो पक्षी वर्ग का जो रक्त है वह गर्म या फिर नियत तापी होता है। अब नियत तापी और अनियत तापी पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु कौन होते हैं? तो जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक बनाए रखते हैं वे गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, और वहीं ठंडे रुधिर वाले क्या होते हैं? अपने तापक्रम को वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों का हृदय कितना कक्षीय होता है? तो पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय होता है, इसमें भी 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, जिस प्रकार मानव के शरीर में 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी तलवार जैसी चोंच उसके शरीर से लंबी होती है? तो हमिंग बर्ड की जो चोंच है वह उसके शरीर से लंबी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड का अंडा सबसे छोटा होता है, और विश्व की सबसे छोटी पक्षी भी हमिंग बर्ड ही होती है। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। पूछा जाए कि शुतुरमुर्ग क्या है? तो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपर स्मिथ कॉर्बेट क्या है? तो कॉपर स्मिथ कॉर्बेट एक पक्षी है। अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो वाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। हमारा अगला प्रश्न है, कीवी क्या है? तो कीवी जो है उड़न अक्षम पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, अर्थात कीवी उड़ नहीं सकते। और यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्तनधारी वर्ग, जिसको कि मैमेलिया भी कहते हैं। तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, किसका शरीर नियततापी होता है? तो स्तनधारियों का जो शरीर होता है वह नियततापी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षीय होता है, और इसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। और मानव भी क्या है? एक स्तनधारी है। स्तनधारी क्या होते हैं? वैसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वे स्तनधारी कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी त्वचा में स्वेद व तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो स्तनधारी जानवरों में जो है वह स्वेद और तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हम अपना उदाहरण ले सकते हैं, हम भी स्तनधारी ही हैं। अगला प्रश्न है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा किसमें पाई जाती है? तो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा स्तनधारियों में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ग की मादा में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो स्तनधारियों में जो है वह दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ग के जंतुओं में बाह्यकर्ण पाया जाता है? तो स्तनधारियों में बाह्यकर्ण पाया जाता है। हम अपने कानों का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक वैसे ही सभी स्तनधारियों में होता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? तो स्तनधारियों को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। चलिए एक एक करके इनसे संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे, उनको देख लेते हैं। पहला है प्रोटोथीरिया उपवर्ग, और इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, प्रोटोथीरिया के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, प्रोटोथीरिया वर्ग में कौन आता है जो अंडे देते हैं तथा उसमें कई लक्षण सरीसृपों के पाए जाते हैं? तो प्रोटोथीरिया वर्ग के अंतर्गत एकिडना और प्लेटिपस आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्तनधारी जीव जो अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चा पैदा नहीं करता? तो एकिडना और प्लेटिपस जो है वह अंडे देते हैं और डायरेक्ट बच्चे पैदा नहीं करते, जबकि मैक्सिमम स्तनधारी जो हैं वह क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। जैसे मानव को ही ले लिया जाए तो मानव भी एक स्तनधारी है और बच्चे के रूप में बच्चा पैदा करता है, ना कि अंडे के रूप में। हमारा अगला जो उपवर्ग है वह है मेटाथीरिया उपवर्ग, और मेटाथीरिया उपवर्ग के अंतर्गत पहला प्रश्न है, किस उपवर्ग के जंतु न तो पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं और न ही अंडे देते हैं? ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देकर उन्हें मार्सुपियस थैली में रखते हैं। तो मेटाथीरिया उपवर्ग के जो स्तनधारी हैं वह ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं और ना ही अंडे देते हैं, तथा
बल्कि वह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं और मांसपेशियस थैली में रख के उनका पोषण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को कौन जन्म देता है? तो कंगारू जो है वह बहुत कमज़ोर बच्चों को जन्म देता है और इसमें भी वह जो है मांसपेशियस थैली पाई जाती है और उसी में अपने बच्चे को लेकर वह घूमता है जब तक वह परिपक्व नहीं हो जाता। हमारा अगला प्रश्न है, मार्सुपियल्स किस प्राणी में पाया जाता है? तो कंगारू में भी मार्सुपियल्स पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो मार्सुपियल की विशिष्ट विशेषता है कि वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं जैसे कंगारू। हमारा अगला उपवर्ग है यूथीरिया उपवर्ग और यूथीरिया उपवर्ग के अंतर्गत पहला प्रश्न है, किस उपवर्ग में पूर्ण विकसित स्तनधारी आती हैं? तो यूथीरिया उपवर्ग में पूर्ण विकसित स्तनधारी आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, सील, डुयोंग, पैंगोलिन, छुछुंदर, चूहा, खरगोश, कुत्ता, हाथी, चमगादड़ तथा मनुष्य किस उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी यूथीरिया उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इस उपवर्ग में जो है पूर्ण विकसित स्तनधारी आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़े स्तनपायी कौन है? तो ब्लू व्हेल जो है विश्व की सबसे बड़ी स्तनपायी है। अगला है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल भी स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। यह भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, दांत वाली व्हेलों में कौन सी विशालतम होती है? तो स्पर्म व्हेल जो है वह दांत वाली व्हेलों में सबसे बड़ी होती है और जिसकी लंबाई 50 से 55 फीट तक होती है तथा इसका वजन 35 से 45 टन तक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन भी स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन होती है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसे क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति आर्का को किलर व्हेल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉड। इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा दिन तक इस चीज़ को याद रख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो सील मछली जो आवाज़ करती है उसको एक विशेष नाम दिया जाता है जिसको कि बार्क कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सील किस जाति की प्राणी है? तो सील भी क्या है? स्तनपायी है। हमारा अगला प्रश्न है, रोडेंसिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रोडेंसिया म्यूरिडी चूहे का वैज्ञानिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। अगला प्रश्न है, कैनिस वल्पिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैलिस वल्पिस है। हमारा अगला प्रश्न है, केनिस फैमिलियरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम केनिस फैमिलियरिस है। हमारा अगला प्रश्न है, पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर चीता होता है। यह सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। अगला प्रश्न है, चीता का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चीता का जंतु वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेट्स। क्या है? एसिनोनिक्स जुबेट्स। अगला प्रश्न है, एक्वस कैबेलस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम एक्वस कैबेलस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जेब्रा का वैज्ञानिक नाम होता है एक्वस बर्चेली। इसको भी आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, एक्वस एसिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह एक्वस एसिनस होता है। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान देते जाएंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी, भालू तथा गेंडा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो हाथी, भालू तथा गेंडा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोबोस्किस हाथी का क्या है? तो हाथी के सूंड को प्रोबोस्किस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑर्बेरियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑर्बेरियल एटेलिस मकड़ी बंदर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, पशुओं में छोटी आंत किसकी सबसे छोटी होती है? तो पशुओं में सबसे छोटी आंत जो है सबसे छोटी शेर की होती है। अर्थात प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि किस पशु की छोटी आंत की लंबाई सबसे छोटी होती है? तो शेर की। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पार्पोइसेस जो है वह पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। कौन सा जानवर? पार्पोइसेस। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी उड़ने वाला स्तनपायी है? तो चमगादड़ जो है वह उड़ने वाला स्तनपायी है। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़ जो है वह उड़ता तो है लेकिन यह पक्षी वर्ग में नहीं आता बल्कि यह स्तनधारी वर्ग में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का चमगादड़ है। अगला प्रश्न है, समुद्री गाय जिसको कि सी काऊ के नाम से भी जानते हैं और समुद्री सिंह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं?
तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह दोनों स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। खरगोश को सशक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? तो जो भालू प्रायः गलियों में आप तमाशा दिखाते हुए देख सकते हैं वह रिक्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन है? तो भालू और पांडा जो है वह सेम कुल के हैं और इनके कुल का नाम क्या है? इनके कुल का नाम है उर्साइड। उर्साइड कुल के दोनों हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ता किस प्रकार का जानवर है? तो कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होती है? तो हालांकि श्वान उपजाति जो है उसके जानवर जो है अक्सर भौंकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो भौंकते नहीं हैं, जैसे कि डिंगा और वसेंजी श्वान। अगला प्रश्न है, नील गाय किस कुल के अंतर्गत आती है? तो नील गाय जो है वह हिरण कुल के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो गीदड़ में जो है खुर नहीं पाए जाते हैं, जो कि कुत्ते के परिवार से संबंधित होता है। गीदड़ क्या होता है? कुत्ते के परिवार से संबंधित होता है और गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। आप लोगों ने गाय और भैंस को देखा होगा, खुर उनमें बना होता है, तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। हमारा अगला प्रश्न है, किन जंतुओं में खुर पाए जाते हैं? तो हिरन में, घोड़ा में और जेबरा में क्या होते हैं? खुर पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जी सकता है? तो कंगारू चूहा जो है वह विश्व में ऐसा जानवर है जो काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी पिए जी सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा जो है वह ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। सामान्यतः मूत्र क्या होता है? वह जलीय रूप में होता है, तरल रूप में होता है, लेकिन कंगारू चूहे का मूत्र जो है वह ठोस रूप में होता है। अगला प्रश्न है, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है और जब उसको भोजन नहीं मिलता तो वहाँ से वह अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? तो ऊँट जो है वह अपने आंत में जल का संग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता? तो सूअर जो है वह रेशम को अच्छे से नहीं पचा पाती। अगला प्रश्न है, लंगूर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो लंगूर वानर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणी जगत में कपी महापरिवार के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो प्राणी जगत में कपी महापरिवार के सदस्य को होमिनोइडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? होमिनोइडिया। अगला प्रश्न है, होमिनोइडिया परिवार की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो होमिनिडिया परिवार की कुल 2 शाखाएं हैं। और होमिनिडिया परिवार की वह 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहला है हीनकपी और दूसरा है महाकपी। हमारा अगला प्रश्न है, हीनकपी के अंतर्गत कौन आता है? तो गिबन जो है वह हीनकपी के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? तो मानव के जैसा दिखने वाला लघुत्तम कपी जो है वह गिबन है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकपी के अंतर्गत कौन आता है? तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंग उटान और मनुष्य जो है वह महाकपी के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से आप इन दोनों के बीच अंतर समझ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की जो इच्छा प्रकट करना है वह मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करती है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनुष्य की कपाल गुहा का आयतन कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है? तो वर्तमान समय में मनुष्य के कपाल गुहा का क्यूबिक आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में लगभग होता है। ये कुछ फैक्चुअल प्रश्न हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को मेस्तीजो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेस्तीजो। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो जीवित प्राणियों में चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी जो है वह एक ही स्पीशीज से संबंधित हैं। इसके साथ साथ एक जानकारी आप लोगों के लिए और है कि हमने कुछ जंतुओं या जानवरों के वैज्ञानिक नामों के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिमिटेड जानवरों को ही लिया है। बाकी जानवरों की लिस्ट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जिसको वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या फिर एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ मैंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, जिसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।